आज हम इस वीडियो में सामाजिक परिवर्तन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ लेंगे। सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन कर लीजिए या सामाजिक परिवर्तन, इसमें MCQ करेंगे। MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट होना क्लियर ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और MCQ बनाते हैं तो आपको, मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि सिर्फ MCQ पे अगर आप डिपेंड हैं तो आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 दिन में आप भूल जाएंगे। तो अगर आप मिनिमम, अगर आप एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं और MCQ करके जाना चाह रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस तो मिनिमम ज़रूरी है। लेकिन सही में याद करने के लिए मेरा मानना है कि बार बार आप प्रैक्टिस करें। एक टारगेट रखें कि 100 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन की। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि तो पहला सवाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जाहिर सी बात है, तथ्यों पे आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑप्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। आगे आइए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक MN श्रीनिवास। आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है, ये कथन MN श्रीनिवास का है। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, सोशल चेंज पे ज़्यादा काम MN श्रीनिवास का, उनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसको आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। आगे बढ़िए, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में स्पष्ट ही पश्चिमीकरण का अंग्रेज आदर्श ही महत्वपूर्ण है। MN श्रीनिवास का कहना है कि अंग्रेजों को ही लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आदर्श माना। बिल्कुल सही है। बहुत महान समाजशास्त्री, 1999 में उनकी मृत्यु हुई थी। और चलिए आगे, संस्कृतिकरण एक गहन एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है, ये कथन है राघवन का। लौकिकीकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से है, ये कथन MN श्रीनिवास का है। अब हम आपको बता दें कि कई लोग कंफ्यूज है कि संस्कृतिकरण हिंदी नहीं समझ में आता है, संस्कृताइजेशन बोलते हैं उसको। आप इस बात का ख्याल रखिए, आप हिंदी जानिए या इंग्लिश जानिए, सिर्फ टर्म की बात है, बाकी मीनिंग तो आप समझते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। और क्या कह रहे हैं कि लौकिकीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन इस आसान शब्दों में यानी धर्मनिरपेक्षीकरण, यानी सभी धर्म को एक समान मानना। तो सेकुलराइजेशन से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया MN श्रीनिवास ने कहा। लौकिकीकरण एक बहुमुखी विकास है, EW मूर का ये कथन है। इसको आपको बार बार, जब आप 10-20 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, आप इसको लिख लेंगे, याद करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समाज के प्रकार्यों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। मैं आपको ये बता दूं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो प्रकार्यों के कारण भी होता है और संरचना के कारण होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यवस्था में 2 चीज़ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा फंक्शन होता है। कोई एक चीज़ में भी परिवर्तन होता है। तो ये बात किसने कही? ये बात किंग्सली डेविस की है। आगे बढ़िए, व्यक्ति की आदतों में आने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, दुर्खिम का कथन है। सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन ही है। ये परिभाषा किसने दी? गिलीन एंड गिलीन ने। सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन, ध्यान रखिए, स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट 11वां सवाल, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है
जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में परिवर्तन से है। मैंने अभी बात की थी किंग्सले डेविस। देखिए ढांचा और प्रकारों में परिवर्तन। ढांचा का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, ये ढांचा है। ढांचा का मतलब हो गया स्ट्रक्चर और प्रकार का मतलब हो गया फंक्शन। इनमें से दोनों में परिवर्तन या किसी एक में भी परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। किंग्सले डेविस ने कहा, परिभाषा भी आपको याद रहना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है। जाहिर सी बात है, वर्ग संघर्ष की बात कौन करते हैं? तो कार्ल मार्क्स। मानव क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। क्रिया की बात कर रहे, क्रिया में होने वाला परिवर्तन। मैरिल एंड एल्ड्रिज का कथन है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम, ये तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है ग्लीन एंड ग्लीन। इसके राइटर हैं ग्लीन एंड ग्लीन। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को अंतर्जात एवं बहिर्जात, इंडोजिनस एक्सोजिनस में वर्गीकृत किया है? ऑगबर्न ने। ठीक है। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। उद्विकास के रूप में, जाहिर सी बात है, उद्विकास की चर्चा किसने की समाजशास्त्र में? हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हॉबहाउस। सोशल डेवलपमेंट याद रहे आता है। अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणा प्रतिपादित किस समाजशास्त्री ने की? कार्ल मार्क्स। सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। ऑसवाल्ड स्पेंगलर निम्नलिखित में से किस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक हैं? चक्रीय सिद्धांत हैं स्पेंगलर, सोरोकिन वगैरह। प्रगति और नैतिक अवधारणा किसने कहा? प्रगति को नैतिकता से जोड़ा। जाहिर सी बात है, मैकाइवर पेज ने कहा। प्रगति का मतलब प्रोग्रेस इंसान की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए वो एक वैल्यू उसमें ऐड हो जाता है और वो नैतिकता से जुड़ा होता है। विलासी वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पेरेटो ने। संपूर्ण मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बहुत मशहूर कथन है, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स, अभी पहले भी गुजरा है। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माल्थस। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है, वेस्ट ने कहा। आगे आइए, देखिए सामाजिक परिवर्तन एक बहुत व्यापक टॉपिक है और इससे डिफरेंट एग्जाम में बीए, एमए, आपको मैं ये बता दूं, बीए में, एमए में और नेट में और साथ साथ आईएएस पीसीएस में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही व्यापक है, एक बड़ा पार्ट है ये। बीए का भी, बीए में भी पेपर है, एमए में भी है और नेट में भी है और आईएएस पीसीएस में भी एक। ये आप समझिए, जो भी पढ़ते हो सामाजिक परिवर्तन से ही संबंधित तो है। अगस्ट कॉम्टे, डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जो थ्योरी है सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी है। सामाजिक परिवर्तन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति के प्रतिमान दूसरे संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाते हैं। यह है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के प्रतिपादक, इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी याद रखिए, कल्चरल लैग। ऑगबर्न सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के प्रतिपादक है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। आगे बढ़िए, प्रौद्योगिकी निर्धारण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद यानी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, वेबलन बोलते हैं टेक्नोलॉजी ही परिवर्तन करता है। क्या बोलते हैं? देखा नहीं आपने, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो पूरी दुनिया में परिवर्तन आ गया। देखिए, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया तो परिवर्तन आ गया, तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया तो पूरी दुनिया में हर चीज में चेंजेस आ जाते हैं, जीवन शैली बदल जाती है। जीवन की दशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं हर्बर्ट ब्लूमर। ये हर्बर्ट ब्लूमर का कथन है। एक सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार की एक जटिल और गत्यात्मक व्यवस्था है, हाइम्स का कथन है। इसको बस बार बार रटना है आपको।
सामाजिक विघटन, वर्ग स्थिति सामाजिक आंदोलन के पर्याप्त कारण नहीं हैं। यह है कथन रस एंड डेनिसॉफ का। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज बहुत क्लियर है, राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। एक बात मैं बता दूं, जो लोग हिंदी इंग्लिश करते हैं, हिंदी इंग्लिश पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइए। नॉलेज ही असल चीज है। अब रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। इसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश, रट जाइए। चलिए आगे बढ़िए। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। सती प्रथा का अंत किसने करवाया? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह को किसने प्रोत्साहित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफी आ चुका है ये क्वेश्चन, जीके जीएस में भी आता है और सोशियोलॉजी में भी आता है। आगे पढ़िए। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव के से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसे श्यामाचरण दुबे ने परिभाषित किया है। और आगे आइए। विरोधहीन संस्कृति संपर्क की अवधारणा किसकी है? विरोधहीन संस्कृति संपर्क, ये है ईजे लिडग्रेन की। ये क्वेश्चन नेट के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है और एमए वगैरह के लिए भी। संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्वों के पारस्परिक संबद्धता और संरचनात्मक व्यवस्था में जिस संगठित एक रूपता की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? संस्कृति का एकीकरण। संस्कृति के कारण इंटीग्रेशन होता है, संस्कृति एकीकरण। अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन भी काफी आया है। बर्गेल, इसका नाम है बर्गेल। प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, ये यू है। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। औद्योगिकरण का अर्थ एक ऐसी स्थिति से जिसे पहले कृषक या व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज की दशा में परिवर्तन होने लगता है। क्लार्क रे का कथन है। औद्योगिकरण तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया है। फेयरचाइल्ड का कथन है। W.E. मूर ने अपनी पुस्तक में औद्योगिकरण की दशाओं का उल्लेख किया। उनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। किताबों का नाम भी काफी आता है, 4-5 क्वेश्चन आता है। 4-5 क्वेश्चन से जिंदगी बन जाती है, 1-2 क्वेश्चन से सिलेक्शन छूट जाता है। क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझिए। अभी तो आप याद भी कर लेंगे किताबों का नाम, एग्जाम के बाद सालों साल आपको बैठना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। मॉडर्न इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी। मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बहुत मशहूर है, योगेंद्र सिंह। जिन निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों के विचारों को निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से अधिक प्रभावित किया है? लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन के कारण निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों के विचारों को निम्नांकित में से किस प्रक्रिया ने अधिक प्रभावित किया है? उच्च जाति के विचारों को लौकिकीकरण। हालांकि ये कंसेप्ट संस्कृतिकरण के भी करीब है। लौकिकीकरण के कारण ही सोचने का एक दायरा बढ़ा है। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय पहले बताया था अपने सेकुलराइजेशन एमएन श्रीनिवास ने कौन कौन से टर्म दिए आपको बताते हैं। संस्कृतिकरण आपको हिंदी में लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आप समझ लीजिए। एमएन श्रीनिवास ने दिया संस्कृतिकरण, ये सब लिखा कीजिए। एमएन श्रीनिवास दिया पश्चिमीकरण, करण आप लिख लेंगे। एमएन श्रीनिवास ने दिया प्रभुत्व जाति का कंसेप्ट। एमएन श्रीनिवास ने दिया लौकिकीकरण का यानी सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। चौथा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, तो अभी इतना। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन लौकिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, कर्म कांडों के प्रभाव का कम होना, पुरोहितों की धार्मिक परिस्थिति में सुधार होना, पवित्रता संबंधित परंपरागत विचारों में परिवर्तन, जातिगत संस्करण का ह्रास। कौन सी परिवर्तन लौकिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, कर्म कांडों के प्रभाव का कम होना, ये तो है। देखिए, क्वेश्चन को उलट दिया है। जब क्वेश्चन में नहीं है, नहीं यानी गलत,
को चुनना है। पवित्रता संबंधित परंपरागत विचारों में परिवर्तन आ गया, जातिगत संस्करण का ह्रास भी हुआ, पुरोहितों की धार्मिक परिस्थिति में सुधार, ये गलत है, सुधार नहीं हुआ बल्कि बिगाड़ हो गया। लोक का धर्म के प्रति आस्था बदल गया, पुरोहित का महत्व कम हो गया लौकिकीकरण के कारण, यानी धर्म निरपेक्षीकरण के कारण, सेकुलर होने के कारण। तभी तो लोगों को दिक्कत हो रही है सेकुलर होने में। क्यों? कि कुछ लोगों का रोजगार चल रहा है, वो रोजगार छीन जाएगा और परंपरागत रोजगार जब समाप्त हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। आगे बढ़िए 51वां सवाल। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत लौकिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध धर्म में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ है को प्रश्न। अंतरजातीय तनाव में वृद्धि हुई है, क्योंकि नीची जाति उच्च जातियों का रीति रिवाज तौर तरीके अगर अपना रहे हैं तो उच्च जातियों को दिक्कत तो होगी ही। सी, निम्न जातियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आया, ये भी सही है। ग्रामीण शक्ति संरचना में भी परिवर्तन आएगा, जाहिर सी बात है। निम्न जाति उच्च जाति बन जाएंगे तो उनकी स्थिति, लेकिन जातिगत नियमों की कठोरता में वृद्धि क्यों होगी भाई? ये तो गलत है, गलत चुनना था। नहीं नहीं ऑप्शन जहाँ लिखे बहुत कंफ्यूजन होता है। इस तरह के क्वेश्चन खासतौर से नेट में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी दशा भारतीय समाज में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित देने में सहायक हुई है? संस्कृतिकरण का अर्थ सबसे पहले आप समझ लीजिए, निम्न जाति का उच्च जाति के तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान, उठना बैठना, खाना पीना, ये अपनाना है और ऊंची जाति बन जाना है कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद। अब आप ये समझिए कि तो क्या निम्नांकित में से, देखिए निम्नांकित में से कौन सी दशा भारतीय समाज में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध हुई? लघु परंपराओं का बर्ताव, जातिगत परंपरा, नियमों प्रभाव में वृद्धि, संस्कृति की शिक्षा, जी नहीं। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था, सेकुलराइजेशन, यानी धर्मनिरपेक्षता आई तो भैया नीची जाति के लोगों को मौका मिला पढ़ने का, हर चीज, गीता, भगवत गीता, वेद ज्ञान, हर तरह का। तो इसीलिए आप ये देखिएगा सेकुलर करके बहुत सारे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। सेकुलराइजेशन से लोगों को इसलिए तकलीफ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आए। वो चाहते हैं कि भैया अपना बोलबाला रहे, लोग आए मेरा पांव छुएं, आगे बढ़ें। चलिए 54वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? देखिए क्या क्या संबंधित है, तो इसमें नहीं को यानी गलत को चुनना है। संबंधित है, निम्न जाति की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, निम्न जातियों में कर्मकांडों में वृद्धि होगी क्योंकि उच्च जातियों कर्मकांडों को अपनाने लगते हैं। निम्न जातियों द्वारा प्रभु जाति के व्यवहारों का अनुसरण भी करते हैं। प्रभुत्व जाति मतलब जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है उसको अनुसरण करने लगते हैं। निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, इसमें आर्थिक स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, इसमें सामाजिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन होता है। आगे बढ़िए। एम एन श्रीनिवास ने जिन परिवर्तनों को संस्कृतिकरण के नाम से संबंधित किया उसके स्थान पर अपनी आरंभिक विवेचना में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था ब्राह्मणीकरण। उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन शब्द, इंग्लिश में हुआ ब्राह्मणाइजेशन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता है कि पहले लोग ब्राह्मणों का क्या कहते हैं कि तौर तरीके, खान पान, तौर तरीके अपना रहे थे, लेकिन बाद में ये देखा कि क्षेत्र के आधार पे कहीं पे ठाकुर का, कहीं पे ब्राह्मण का, कहीं पे यादव का तौर तरीका, जहाँ पे जो लोग प्रभुत्व, इसलिए यहाँ पे प्रभुत्व जाति का कॉन्सेप्ट आया कि जिस जाति का प्रभुत्व जिस जगह पे जहाँ ज्यादा है वहाँ पे लोग उस जाति के तौर तरीकों को अपनाने लगते हैं, चाहे वो जाति ऊंची हो या नीची हो। आमतौर पे ये ऊंची जाति है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य भी हो सकती है। तभी एम एन श्रीनिवास ने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। जिस प्रक्रिया के आधार पर किस समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है संस्कृतिकरण, यानी जाति में गतिशीलता संस्कृतिकरण के कारण होता है। उच्च जातियों द्वारा यज्ञोपवीत त्यागने तथा मांसाहार करने की प्रवृत्ति परिवर्तन की जिस अवधारणा से संबंध निकट है उसका नाम है असंस्कृतिकरण। उच्च जातियों द्वारा जब ये मांसाहार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो हो गया उल्टा, संस्कृतिकरण का उल्टा, डिसंस्कृताइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसंस्कृताइजेशन। भाई इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, और इंग्लिश में भी जो हिंदी हैं वो इंग्लिश में भी टर्म को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए। और
किसी गांव तथा क्षेत्र में निम्न जाति जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उनके व्यवहार और प्रतिमानों का अनुसरण करती है, संस्कृति की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है द्विज जाति, पहले कहा जाता है उसको, ठीक है। और वो प्रभु जाति भी होती है लेकिन द्विज जाति, इसका सही आंसर होगा। एम श्रीनिवास के अनुसार निम्न जातियों के अतिरिक्त आज निम्नांकित में से भारत के किस समुदाय में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण है? जनजातीय समुदाय में भी संस्कृति, क्योंकि जनजातीय समुदाय खास तौर से हिंदू समाज को और हिंदू समाज के तौर तरीके को अपनाने लगते हैं और वो हिंदू बन जाते हैं। आगे आइए, इसलिए आप ये बताइए, जीएस घुरिये ने कहा, उसे पिछड़े हिंदू के रूप में कहा। जीएस घुरिये ने जनजातियों को क्या कहा, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पिछड़े हिंदू का ये क्वेश्चन खूब आता है और बार बार आता है। पिछड़े हिंदू जनजाति को कहा था जीएस घुरिये ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा में अनेक मूल्यों का समावेश है, निम्न में से पश्चिमीकरण किससे संबंधित है? तो पश्चिमीकरण एक मानववाद से भी है और बुद्धिवाद से है, क्योंकि रैशनैलिटी आ जाती है, लॉजिक आ जाता है। बुद्धिवाद का मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये दोनों सही होगा, ए बी सही है। निम्नांकित में से पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा कहा जाता है? किस तरह की अवधारणा? एक तटस्थ अवधारणा है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। एक आधुनिक अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा, मूल्य रहित अवधारणा, तटस्थ अवधारणा आप कह सकते हैं। एम श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्न में से सर्वाधिक महत्व दिया भारत में ब्रिटिश शासन को। भारत में ब्रिटिश शासन जब आया तब पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। निम्नांकित में से किसका संबंध पश्चिमीकरण से है? समताकारी व्यवस्था से, मानववादी से, तार्किक विचार से, यानी इक्वलिटी आई, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आया और लॉजिक आया पश्चिमीकरण से। आगे आइए, पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एम श्रीनिवास ने किया, ये गलत है। पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एम श्रीनिवास ने किया। एम श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी दशा भारत में आधुनिकीकरण की वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण आधार है? पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के अनुसूचित जाति का आरक्षण, औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजना। देखिए, भारत में आधुनिकीकरण आया पश्चिमीकरण से, ये बात बिल्कुल सही है। जो पहले पश्चिमीकरण आया, उसके बाद देखिए आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में थोड़ा सा फर्क है। पश्चिमीकरण में हम पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद करके अपनाने लगते हैं, वो गलत है। लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रैशनल चीजों को अपनाते हैं। इन दोनों के फर्क को पश्चिमीकरण में पश्चिमी स्टाइल, खान पान, उठना बैठना, रहना सहना और कोई भी बेवकूफ़ी भरा चीज भी अपनाने लगते हैं। पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद करके अपनाना पश्चिमीकरण है। उसमें कुछ अच्छी चीज भी आ जाती है, बुरी भी आ जाती है, लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ रैशनैलिटी, लॉजिक, साइंस को अपनाते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित कौन सी विशेषता पाई जाती है? वर्तमान भारतीय समाज में परंपरा तथा आधुनिकता का सातत्य होता है, एक कंटिन्यूटी होती है। आधुनिकता का अभाव, परंपराओं का विरोध, परंपरा तथा आधुनिकता का संघर्ष बिल्कुल नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, नगरीयता में वृद्धि। सभी उत्तर सही है, तो आप सभी को याद करें। आधुनिकीकरण की अवधारणा, अब देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो आपने अभी याद देखा कि आधुनिकीकरण से संबंधित है, तो इसको जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस का मतलब कम से कम 100 का टारगेट रखिए, 100 बार प्रैक्टिस, और ये हो सकता है। आप ये मान लें इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल इस पेपर को, ये पेपर आपको हर जगह क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पेपर को बिल्कुल आप नहीं छोड़ें। आगे बढ़िए। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है। निम्नांकित कौन सा मूल्य आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों के लिए स्वीकृति, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता, ये कोई मतलब नहीं है आधुनिकीकरण का। औद्योगिकरण का एक प्रमुख परिणाम है। औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक आपराधिकरण भी हुआ, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता आई है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत हुआ है प्रदूषण। औद्योगिकरण से पहले भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता थी, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय हुआ करता था, एक्सचेंज। भाई चावल ले लो, गेहूं दे दो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, आटा दे दो, मतलब हर चीज एक्सचेंज होता था, यानी मुद्रा नहीं थी।
निम्नलिखित में से कौन सी तथा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, जातीय प्रभाव में कमी आई, या औपचारिक नियंत्रण की स्थापना हुई, यानी पुलिस आया। लेकिन गांव पंचायतों की स्थापना क्यों होगी भैया औद्योगिकरण के आने से? ये तो घट गया, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए नहीं नहीं वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, यानी गलत आंसर ढूंढना है। आगे आइए, औद्योगिकरण की दिशा में कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है? देखिए औद्योगिकरण आया तो सहयोग भी आया, संघर्ष भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा आया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ गया भाई। अब ऐसा है कि एयरटेल का मोबाइल है, रिलायंस का है, जियो का है और वोडाफोन का है, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा वो उसको लोग अपनाएंगे। पुरानी मशीनों की जगह आधुनिक मशीनों की स्थापना करने की दिशा का नाम है विवेकीकरण, लॉजिक, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको, मशीनीकरण, विवेकीकरण यानी अकल का यूज करना। अकल का यूज कैसे हुआ कि पुरानी मशीन में अगर आप काम कर रहे, बहुत ऊर्जा खर्च होती है, बहुत पेट्रोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी, चाहे वो कोयले के रूप में खर्च हो, लेकिन नई मशीन का कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसका खर्चा कम आता है। तो विवेकीकरण यानी लॉजिक का रूप। औद्योगिकरण किस श्रेणी के देशों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? विकासशील देश के लिए। औद्योगिकरण विकासशील देशों के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से औद्योगिकरण के लिए आवश्यक दशा है? न्यू टेक्नोलॉजी, श्रम शक्ति, लेबर भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन, सभी। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले किस वस्तु की मिलें भारत में सबसे अधिक है? सबसे अधिक भारत में कपड़े की मिल है और चीनी की मिल है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है कपड़े की मिल से। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाले उद्योग के लिए क्या कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग। सरकार के नियंत्रण में जो है उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का लक्षण क्या है? लक्षण है श्रम एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, सभी उत्तर सही है। औद्योगिकरण आएगा तो श्रम विभाजन आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, और श्रम सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि होगी, लेबर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, इस पे ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं पर ध्यान दिया। औद्योगिकरण नहीं है। हस्तशिल्प का विकास क्यों होगा भाई? औद्योगिकरण से बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा, व्यक्तिगत लाभ की वृद्धि होगी, उच्च जीवन स्तर होगा। बिल्कुल सही, जो है उसको आप याद करिए। नहीं, हस्तशिल्प का विकास नहीं होगा, औद्योगिकरण होगी तो हस्तशिल्प तो खत्म होगा। वर्तमान दशाओं में किसे नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाला कारक कहा जाता है? ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, ग्रामीण गुटबंदी, सभी भाई। जनसंख्या में वृद्धि होगी गांव की तो वहाँ दुकानें बन जाएंगे, नगर बन जाएंगे, इस एजुकेशन के लिए स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, धीरे धीरे दुकानें खुलेंगी तो खुद ही शहर बन जाएगा। सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और उसके प्रकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। ये किंग्सले डेविस वाला परिभाषा आ गया। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन होना है, ऐसा नहीं है मानव द्वारा निर्मित नहीं है। मानव भी कोशिश करता है लेकिन नहीं भी कोशिश करेगा तो भी, बच्चा को बूढ़ा होना है चाहे नहीं चाहे तो भी होगा। मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। वेबलन। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। ढांचे या प्रकार, कोई भी परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनिवार्य है, कंपलसरी होना है। न विभाजन की, न विघटन की, किसी भी साइड में जा सकती है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम निम्न से किस विद्वान ने माना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माना कॉम्प ने कहा जैसे जैसे बौद्धिक विकास होता है, धार्मिक अवस्था से तात्विक अवस्था और तात्विक अवस्था से वैज्ञानिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं अगस्ट कॉम्प ने क्या, देखिए अगस्ट कॉम्प की थ्योरी आ गई तो कितना मतलब सामाजिक परिवर्तन कितना व्यापक है, इसमें सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। क्यों हुआ? जब इंसान का अकल बढ़ा तो बौद्धिक अवस्था उसको कहते हैं। तो आगे आइए, सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है, सामाजिक परिवर्तन दिखने वाली चीज नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। समाजशास्त्र के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। देखिए सामाजिक संबंधों की बात हो रही है, उस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर पेज का पहले से ही क्लियर है। आगे बढ़िए,
एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास। देखो उद्विकास में निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक विलंबन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की? ऑकबर्न ने की। ऑकबर्न ने क्या कह रहे कि कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन को माना है सामाजिक परिवर्तन का आधार। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहते हैं जब इच्छा से आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा हर चीज़ हो जाए, रोड हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, लोग एजुकेटेड हो जाए और उसके अकॉर्डिंग काम हो तो उसको प्रगति कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को ही परिवर्तन कहते हैं। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया? गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के 6 कारकों का उल्लेख किया। सामाजिक परिवर्तन एक अनुमानित तथ्य है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक अनुमान करके चलते हैं कि रोड इतना बना लेंगे, इतना पानी, ऐसे पानी होगा, ऐसे बिजली होगा, इतनी शिक्षा होगी, एक अनुमान ले करके चलते हैं। प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है, इसीलिए प्रगति में मूल निर्णय होता है, वैल्यू आ जाता है, यानी आपकी इच्छा जुड़ जाती है। ऑकबर्न निमकॉफ, प्रगति में वैल्यू जुड़ जाता है, ध्यान रहे, वैल्यू का मतलब आपकी इच्छा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? पैरेटो, सोरोकिन, टोयनबी। रख जाइएगा, पैरेटो, सोरोकिन और टोयनबी, ये चक्रीय सिद्धांतदाता हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बीए में, नेट में आता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिवर्तन प्रगति में सहायक है? शिक्षा का प्रसार भी सही है, आदर्श जनसंख्या भी होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और प्रयोग, सभी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा प्रगति का मापदंड नहीं है? संपन्न परिवार, स्वस्थ मनोरंजन, शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था, बेईमान नागरिक का कोई रोल नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रगति में सहायक दशा नहीं है? देखिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, विकास के समान अवसर और कुशल एवं योग्य नेतृत्व, लेकिन प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण तो हो ही नहीं सकता। सहायक दशा नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, नहीं की बात कर रहा है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति में सहायक है? स्वस्थ तथा नियंत्रित जनसंख्या, भौतिक समृद्धि, विकास एवं समान अवसर और प्रयुक्त सभी, बिल्कुल सही। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक प्रगति में सहायक नहीं है? शिक्षा का प्रकार, आदर्श जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी गलत है। नहीं पर ध्यान जरूर आप रखेंगे। निम्नलिखित किस विद्वान ने डार्विन के विकास के सिद्धांत को समाज के संदर्भ में लागू किया? स्पेंसर ने भी लागू किया, मॉर्गन ने भी लागू किया, टायलर ने भी, तीनों ने लागू किया। हालांकि समाजशास्त्र में विकास को लाने वाले हर्बर्ट स्पेंसर हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है? समान कार्य क्षमता में वृद्धि, समान उपलब्धि में वृद्धि और पारस्परिकता में वृद्धि, उपयुक्त सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी रचना में सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? कॉम्ट ने, स्पेंसर ने और मार्क्स ने, तीनों ने विकासीय सिद्धांत की चर्चा की है। विकास के आधार पे ही बोलते हैं समाज में परिवर्तन होता है। जैसे कॉम्ट का धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक, स्पेंसर का भी उसी तरह से मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कार्ल मार्क्स का भी जो समाज में परिवर्तन हो रहा है वो एक विकास की ही अवस्था है। आप देखिए, आदिम दास मूलक, सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी, जो भी है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, श्रम विभाजन में वृद्धि, संस्थाओं और समितियों में की जनसंख्या में वृद्धि, संचार के साधनों में वृद्धि, उपयुक्त सभी। उन्नत दिशा में विभेदीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आ गया सामाजिक विकास। उन्नत दिशा जब होगी तो सामाजिक विकास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कारण है? सामाजिक आंदोलन का कारण क्या है? जनसंख्या का कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सभी है। सामाजिक आंदोलन जब तभी होगा जब एक जनसंख्या होगी, आर्थिक कारण होगा, कुछ न कुछ परेशानी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रकार नहीं है? सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, जनमत का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, कोई भी इसमें वो कार्य नहीं है जो सामाजिक परिवर्तन का कोई कार्य नहीं होता, वो खुद से
स्वतः परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है? समाज सुधार आंदोलन। उन आंदोलनों को क्या कहा जाता है जो सांस्कृतिक मूल्यों में धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं? सामान्य सामाजिक आंदोलन। आगे बढ़िए। सामाजिक व्यवस्था में समानता हिंसा का प्रयोग कर परिवर्तन लाने से संबंधित आंदोलन कहे जाते हैं। हिंसा का, यह है क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें हिंसा का प्रयोग होता है। उन आंदोलनों को क्या कहा जाता है जिनका उद्देश्य प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखकर अथवा पुनरुत्थान करना है? पुनरुत्थान आंदोलन। आगे आइए। डॉसन एंड गेटिस ने सामाजिक आंदोलन की निम्न से किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है? सामाजिक असंतोष, जन उत्तेजना, औपचारिकीकरण। ये रचना है, ये उन्होंने उल्लेख किया है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। यानी सामाजिक असंतोष होगा तब जन उत्तेजना बढ़ेगी और औपचारिकरण होगा, एक नियम बनेगा और सामाजिक आंदोलन होगा। जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, पहले असंतोष आएगा, फिर उत्तेजना डेवलप होगी, फिर एक औपचारिकीकरण होगा। ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण में किस आंदोलन को सम्मिलित किया है? सामान्य, ब्लूमर का कहना है, देखिए ब्लूमर को ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य सामाजिक आंदोलन, विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन। आगे बढ़िए। ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन की किन अवस्थाओं का उल्लेख किया है? ब्लूमर ने भी कहा उत्तेजना आएगा, मनोबल का विकास होगा, विचारधारा का निर्माण होगा, तब आंदोलन बनेगा। उपर्युक्त सभी आंदोलन बनने के लिए पहले उत्तेजना होनी चाहिए, मनोबल का विकास होना चाहिए कि हम करेंगे कोई भी आंदोलन, और विचारधारा बनता है, फिर आंदोलन तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला लक्षण है? सामाजिक आंदोलन संस्थाएं नहीं है, सामाजिक आंदोलन समितियां नहीं है, सामाजिक आंदोलन दबाव समूह और स्वार्थ समूह नहीं है। उपर्युक्त सभी। तमिलनाडु की परंपरागत रूप से निम्न समझी जाने वाली नडार जाति में हुए आंदोलन का अध्ययन किस विद्वान ने किया? हार्ट ग्रेवर ने किया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में कृषक आंदोलन का अध्ययन किया? कृषक आंदोलन धनागड़े ने किया है। एस.एन. धनागड़े। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन, हैरी एम जॉनसन ने कहा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसको इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, कम से कम 150-200 क्वेश्चन को कर ले। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो सोशल चेंज एंड थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, एक तो सोशल चेंज और दूसरा थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, इनको आप जरूर देख जाइए। दोनों वीडियो अवेलेबल है, कई वीडियो है। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, थ्योरीज भी देख लीजिए, और प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी वीडियो है सबको आप सुन जाइए, इस प्रैक्टिस को करिए। आप बार बार एक भी क्वेश्चन आप जान के मत छोड़िए, ढीले मत होइए। एग्जाम से पहले आपको मैं ये बताऊं, एक क्वेश्चन की वजह से या 2 क्वेश्चन की वजह से अगर आपका छूटता है तो आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आप असफल हो जाते हैं एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से, दुनिया ये नहीं पूछेगी कि एक क्वेश्चन से हुए, दुनिया यही कहेगी कि ये आदमी फेल हो गया। तो ध्यान रहे, आप उससे पहले इतनी मेहनत कर लीजिए। तभी मैं कह रहा हूँ आप टारगेट बनाइए कि 100 क्वेश्चन 100 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, 100 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर, प्रैक्टिस शुड बी मोर एंड मोर। इसको लिमिट आप 100 पे कीजिए, उसके बाद 100 से आगे निकलिए, तो एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको बहुत शेयर कीजिए। जो आप लोगों में से जो नए हैं वे और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो प्रॉब्लम है आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमें ज़रूर बताइए। हेलो एवरीवन, ये सामाजिक परिवर्तन का दूसरा पार्ट है और हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया था। 120 प्रश्न उसमें किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इसको पूरे 3 पार्ट में सामाजिक परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो
कोई दिक्कत नहीं होगी सामाजिक परिवर्तन में। सामाजिक परिवर्तन को व्यापक रूप से हर टॉपिक को, हर पॉइंट्स को लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामाजिक 121वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इस सही उत्तर है जिन्सबर्ग। सामाजिक परिवर्तन और ... क्या होते हैं? मतलब निरंतर होते हैं। सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते हैं, होते रहते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे परिवर्तन चलती रहती है। जैसे आपने देखा नहीं कि कोई भी बच्चा जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, और कितनी धीमी प्रक्रिया, हर सेकंड में परिवर्तन होता है। तभी तो वो बूढ़ा होता है, तभी तो वो जवान होता है। अब एक साल जो है आने में 365 दिन लगते हैं, लेकिन हर सेकंड मिलके एक दिन बनता है। आगे बढ़िए। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी निर्णयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के टेक्नोलॉजिकल निर्णयवाद जो है वेबलन है। वेबलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वेबलन कहते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन, ये आपको ये क्वेश्चन है 124 का। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? तो ये है सांस्कृतिक परिवर्तन, इसका सही उत्तर होगा। हालांकि सामाजिक प्रगति भी होती है, सामाजिक विकास भी होता है, लेकिन इसका सही उत्तर सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? वस्तु से भी है, समय से भी है, भिन्नता से भी है। किसी भी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? इसका सही उत्तर बोटोमोर है। आगे आइए। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान बताए हैं? मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रतिमान बताए हैं। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मशहूर है, ये किंग्सले डेविस का है। ढांचे में और प्रकार में परिवर्तन मैंने बार बार बताया है, किंग्सले डेविस का है। सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह भी बहुत मशहूर है, मैकाइवर पेज का है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पेंगलर भी हैं, सोरोकिन भी है, पेरेटो भी हैं। ये तीनों सभी हैं, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो देखिए, पेरेटो हैं, टोनबी हैं, सोरोकिन है, तो वेबलन नहीं है। इसका सही उत्तर वेबलन होगा। कहीं भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया नगरीय विकास की अनुपस्थिति में घटित नहीं होती, रिजमैन का कथन है। यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलता है, बिल्कुल सही बात है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नगरीकरण औद्योगिकरण एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण होगा। पश्चिमीकरण में कौन सी मूल्यगत अधिमान्यता निहित है? देखिए, पश्चिमीकरण में पहले भी आ चुका मानवतावाद, समानतावाद, लौकिकीकरण, ये तीनों है, उपर्युक्त सभी। पश्चिमीकरण की अवधारणा के प्रतिपादक एम.एन. श्रीनिवास हैं, ये भी आप जानते हैं, खूब पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत में हो रहे आधुनिकीकरण का सूचक नहीं है? देखिए, आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण तो सही है, लौकिकीकरण भी है, शिक्षा का प्रसार है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि क्यों होगा? जो ग्रामीण तो भाग रहे हैं शहर की तरफ आधुनिकीकरण में। मॉडर्न शब्द का अर्थ है प्रचलन या फैशन। मॉडर्न शब्द का अर्थ है फैशन। जनसंख्या की दृष्टि से नगरीकरण समय के साथ साथ कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के भाग में वृद्धि है, बोस का कथन है, बोस का। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के प्रतिपादक हैं एम.एन. श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संस्कृतिकरण शब्द को अनुपयुक्त माना, अनुपयुक्त समझा?
पीएच प्रभु साहब भी, रॉबर्ट रेडफील्ड भी और डीएन मजूमदार, ये सब ने कहा कि संस्कृतिकरण शब्द सही नहीं है। डीएन मजूमदार ने डी संस्कृतिकरण की भी चर्चा की थी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण का आदर्श प्रतिमान है? संस्कृति का आदर्श प्रतिमान केवल वर्ण, केवल जाति, केवल वर्ण और जाति दोनों है। कोई वर्ण को अच्छा मान के, कोई जाति को अच्छा मान के लोग उसको फॉलो करने लगते हैं तो संस्कृतिकरण होता है। मतलब वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई जाति ब्राह्मण जैसा बनने की कोशिश करती है, कोई जाति ठाकुर बनने की कोशिश करती है और उसके तौर तरीके को अपनाती है, इसको संस्कृतिकरण कहते हैं। निम्न जातियों द्वारा उस जातियों का अनुकरण अपनाकर सामाजिक स्तर ऊंचा करने से संबंधित है संस्कृतिकरण। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का परिणाम नहीं है? देखिए, नगरीकरण के परिणाम से क्या हुआ है? प्राथमिक संबंध में वृद्धि क्यों होगा भाई? नगर में तो ये कम हो जाता है, तो ये परिणाम नहीं है, ये गलत है, गलत चुनना है। द्वितीयक समितियों का विकास होगा, अपराध भ्रष्टाचार में वृद्धि, व्यक्तिवादिता, लेकिन ये प्राथमिक संबंध में वृद्धि नहीं है, तो सही आंसर वही है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक एमएस गोरे की है। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं में मानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है, यह है औद्योगिकरण। बिल्कुल सही। आर्थिक जीवन के विकास का प्रथम स्तर है शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने का स्तर, जाहिर सी बात है। उसके बाद ही आता है पशुपालन, फिर चिकित्सक स्तर, फिर प्रौद्योगिकी स्तर। किस विद्वान ने लौकिकरण को धार्मिक निरपेक्षता अर्थात सह अस्तित्ववाद कहा? धार्मिक निरपेक्षता कहा लौकिकीकरण को? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। समाज के विभिन्न पक्षों की एक दूसरे के मामलों में अधिकाधिक सचेत हो जाने से संबंधित प्रक्रिया है लौकिकीकरण, मतलब रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंगलर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बहुत मशहूर पुस्तक है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत लौकिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? धर्म में संस्कारित तत्वों का समावेश, सभी धर्मों के प्रति समानता, मंदिरों के प्रति तीर्थ। धर्म में संस्कारित तत्वों का समावेश, धर्म में कंपटीशन हो गया और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए, 150वां सवाल। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों के लिए स्वीकृति, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, ये तो है, ये भी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग। अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध क्यों आएगा? औपचारिक संबंध आएगा आधुनिकीकरण से, तो ये सही आंसर है। किस देश या प्रदेश में जनसंख्या की भिन्नता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? मृत्यु दर भी प्रभावित करते हैं, प्रजनन क्षमता भी करते हैं, आवास भी करते हैं, सभी। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समाज में जातिगत गतिशीलता की माप की जा सकती है उसको संस्कृतिकरण कहते हैं, कि एक जाति कितनी आगे निकल जाती है जातिगत गतिशीलता में। एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण की विवेचना में मुख्य योगदान देने वाले विद्वान कौन है? एम.एन. श्रीनिवास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता होती है, नगरीकरण में वृद्धि होती है, तार्किक विचारधारा में वृद्धि, उपर्युक्त सभी, ये सभी आंसर सही है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक डीएन मजूमदार। आगे आइए, सामाजिक परिवर्तन सीमित है। सामाजिक परिवर्तन सीमित है केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन तक। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन तक सीमित हैं, आदर्शों में नहीं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर सी है। सोशियोलॉजी पुस्तक निम्न से किसके द्वारा लिखी गई? मैंने पहले भी बताया था, बोगार्डस की पुस्तक है। सोशल कंट्रोल पीएच लैंडिस की पुस्तक है। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की पुस्तक है। मर्डॉक, ये गलत आंसर है, मर्डॉक की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज पुस्तक के लेखक ऑगबर्ड।
प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक लमले हैं, लमले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक चार्ल्स हट्टन कूले, CH कूले बहुत बार आता है एग्जाम में, काफी आ चुका है, CH कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, ये भी काफी आया है, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी ऑगबर्न निमकॉफ। सोशल मूवमेंट इन इंडिया MS A राव, बहुत मशहूर पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मूरे द्वारा लिखी गई है? मूरे सोशल चेंज लिखी है मूरे ने। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह, पहले भी गुजर चुका है। सोशल चेंज इन इंडिया B कुप्पुस्वामी, MN श्रीनिवास की भी पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया, ये MN श्रीनिवास। मानव और संस्कृति श्यामाचरण दुबे, मानव एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक श्यामाचरण दुबे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया MN श्रीनिवास। एक सामाजिक आंदोलन को एक समाज तथा समूह जिसका कि भाग है के अंतर्गत कुछ निरंतरता से उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं। टर्नर एवं किलियन, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जरूर पूरा कर लें। सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उनके स्थान पर दूसरे को स्थापित करने के लिए एक साथ बंधे होते हैं। ये कथन है कैरमॉन का। एक सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयत्न है। ये कथन है MS A राव का, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जाता है। सामूहिक प्रयास पर ध्यान दीजिए, यह है ब्लूमर का। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। ये हटन एंड हंट का आ गया। हम एक सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के एक स्वरूप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो समय के साथ एक संरचना विकसित कर लेता है और उसका उद्देश्य व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण संशोधन करना होता है। यह एंडरसन पार्कर का मॉडर्न सोशल मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं कैमरॉन। सोशल मूवमेंट इन इंडिया MS A राव, अभी गुजरा था। और कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट ब्लूमर। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन की विशेषता कौन सी है? सामाजिक आंदोलन की विशेषता नियोजित प्रयत्न, वैचारिकी, सुधारात्मक प्रवृत्ति, व्यक्तिगत प्रयत्न। सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है, इसका सही नहीं कट गया है। सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिगत प्रयत्न से सामाजिक आंदोलन नहीं होता। आ जाइए, निम्नलिखित में से आंदोलनों को सुधारवादी पुनर्निर्माण, बहुत बेहतरीन है, सुधारवादी पुनर्निर्माण और क्रांतिकारी, इन 3 भागों में किसने बांटा? MS A राव ने। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान और ग्रामदान आंदोलन को किस श्रेणी में रखा जाता है? काल्पनिक आंदोलन। कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के स्थान तथा उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसिक प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तरुण मजूमदार का कथन है। निम्नलिखित में से कृषक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? भूस्वामी द्वारा शोषण, कम मजदूरी, कृषि मजदूरों का अधिक किराया, बाढ़ के कारण आंदोलन नहीं करते वो। आगे आइए, नील की खेती से संबंधित आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण में नील की खेती से परेशान होकर के तब गांधी जी को बुलाया गया था। एका कृषक आंदोलन, एका उत्तर प्रदेश में हुआ था। एका आंदोलन, निजाई बोल आंदोलन बस्ती जिले में हुआ था। भूमि हथियाओ आंदोलन, इसको याद करना है, 1970। मोपला आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मुसलमानों ने, केरल में। मोपला, केरल के मोपला। तेलंगाना आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तेलंगाना, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं। बिजोलिया कृषक आंदोलन धाकड़ जगह का नाम है। खेड़ा कृषक आंदोलन किस प्रांत? खेड़ा, गुजरात, यहीं से पटेल जी उभरे थे। तेबागा आंदोलन पश्चिम बंगाल। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कौन सा आंदोलन? नक्सलवादी आंदोलन। महिलाओं का भारतीय संघ,
किस सन में बना? 1917 में। महिलाओं का भारतीय संघ 1917 में बना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन, अखिल भारतीय महिला संगठन का गठन किस सन में हुआ? 1926। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वड्डार जाति का सुधार आंदोलन किस प्रांत में हुआ? वड्डार, कर्नाटक में। नडार जाति का आंदोलन किस प्रांत से संबंधित है? नडार, तमिलनाडु। ये सब आपको रटना है, सबको प्रैक्टिस कर जाइए, एग्जाम में आते रहते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन संबंधित है किस जाति से? इजावा। ये खूब पूछा जाता है, ये तो जीके में भी पूछा जाता है और सोशियोलॉजी में भी, चूंकि आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन इतिहास समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ये ग्राफिक और इनिस का कथन है। किस विद्वान ने नियोजित सामाजिक परिवर्तन के निम्न 2 उद्देश्य बताए हैं? प्रथम, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नियोजन संगत और अवरोधी होना चाहिए। द्वितीय, नियोजित सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से बनाई गई योजना अधिकतम लोगों को स्वीकार होनी चाहिए। कॉलमैन हिम। तृतीय, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1961। आपको याद होना चाहिए प्रथम, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66। 8वें पंचवर्षीय योजना के व्यय का उल्लेख 7,98,000 करोड़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अप्रैल 1951 से अब तक भारत में कितनी एक वर्षीय योजनाएं? 7। किस वर्ष देश के सभी सामुदायिक विकास खंडों में एकीकृत ग्रामीण, ये क्वेश्चन खूब आते हैं, विकास कार्यक्रम प्रभावित किया? 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास नामक अवधारणा प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विश्व बैंक ने किया। आगे आइए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से लिया गया गरीबी को समाप्त करने के लिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा कितने रुपये वार्षिक आय पर निर्धारित की गई? 11,000 रुपया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ हुआ? 181 लाख। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आइए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। भारत में समन्वित बाल विकास ICDS समन्वित बाल विकास सेवाएं किस वर्ष आरंभ हुई? इम्पोर्टेंट है 1975। कौन सा वर्ष बाल वर्ष के रूप में मनाया गया? 1979। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस सन में मनाया गया? 1975। कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। ये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1989। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया गया? बलवंत राय मेहता। खूब आता है। किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? मैकाइवर पेज। सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मैकाइवर पेज ने कहा। आगे आइए। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से। किंग्सले डेविस। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी? सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीके में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जॉनसन। सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से, उदाहरण के रूप में समाज में आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट, संतुलन, उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है गिन्सबर्ग। आगे आइए। अपने मूल धर्म में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन ढांचे पर जोर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? बोटोमोर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? सामाजिक प्रकृति जटिल होती है, गति या तुलनात्मक एवं असमान। सभी आंसर होंगे। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया? 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? मैकाइवर ने रेखीय, चक्रीय और तरंगीय किया है, पैराबोलिक नहीं किया है, नहीं है।
तो आपको है जो है उसको याद करना होगा। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक मूर। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैरिल एंड एल्डिज। बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक जॉन्स, बहुत महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम जॉनसन। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक के लेखक एम रोज, इनको रट जाइए। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक पी ए सोरोकिन, बहुत मशहूर है ये पुस्तक। द फेथ ऑफ ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ए के सरन पुस्तक के लेखक है। द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास वेबलिन की है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी फेयर चाइल्ड की है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक डॉसन एंड गेटिस। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को उत्तरदायी माना? जैविकीय कारक को उत्तरदायी माना है डार्विन ने, जैविकीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जब जन बढ़ता है और मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या बढ़ती है, बिल्कुल सही। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर घटती है तो जनसंख्या घटती है। जब उत्प्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती है। जब अप्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती नहीं, उसमें भी जनसंख्या बढ़ती है। ये कथन गलत है, सी। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी का अंग कौन सा नहीं है? टेक्नोलॉजी है उत्पादन के उपकरण, ज्ञान, दक्षता, आविष्कार नहीं है सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? श्रम विभाजन, विशेषीकरण आता है। प्रौद्योगिकी से नगरीकरण भी आता है, गतिशीलता भी आती है। वर्गों का उदय मानव ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? परिवार में परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, गतिशीलता का बढ़ना, ये है। यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता का उल्लेख समाजशास्त्री ने किया, दुर्खिम ने किया। सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत की चर्चा ऑकबर्न ने की। भौतिक संस्कृति के आगे बढ़ जाने और भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाने को ऑकबर्न कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग खूब आता है। सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़क के नियमों का देर से बनना, किसका उदाहरण? सांस्कृतिक विलंबन का। जब एक समूह अथवा समाज के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रसार। दो संस्कृतियों के टकराव को कहते हैं सांस्कृतिक संघर्ष। सांस्कृतिक संपर्क के कारण एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति को अपनाने और उसकी संपूर्ण जीवन विधि ही उसके अनुरूप परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं पर संस्कृतिकरण। एक कल्चरेशन इंग्लिश में है, एक कल्चरेशन। प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के किसी परस्पर संबंधित भाग में उत्पन्न असंतुलन को कहते हैं प्रौद्योगिकी विलंबना, यानी टेक्नोलॉजिकल लैग कहते हैं इसको। ये मैकाइवर पेज ने दिया, अब ध्यान रखें। टेक्नोलॉजिकल लैग, सांस्कृतिक विलंबन की बात तो अकबर ने की, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लैग की बात मैकाइवर पेज कहते हैं। प्रौद्योगिकी विलंबन, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजता की अवधारणा किस समाजशास्त्री की देन है? मैकाइवर। ध्यान रहे, प्रौद्योगिकी विलंबन, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजकता, ये चारों कॉन्सेप्ट मैकाइवर का है। ये किसने कहा? इतिहास अभिजन वर्ग की कथा है, पेरेटो ने एलिट क्लास की चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते? स्पेनलर चक्रीय सिद्धांत दाता है, अगस्ट कॉम्टे रेखीय, स्पेंसर मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को मानते हैं? देखिए, रेखीय सिद्धांत को मानते कौन है? अगस्ट कॉम्टे मानते हैं। रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते, को नहीं होगा, यहाँ पे नहीं छूट गया है, नहीं मानते। इसका सही उत्तर होगा टॉयनबी, दुर्खिम, वेबर, अगस्ट कॉम्टे रेखीय है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पेनलर, सोरोकिन, पेरेटो, ये सभी है चक्रीय सिद्धांत आता। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक स्पेनलर। स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? 8। आता है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टॉयनबी, रट जाइए, खूब आता है। टॉयनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? 21।
सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, खूब आता है ये क्वेश्चन, तो नेट में आता है और आमतौर पे आता है। टैनबी, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक है टैनबी। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक पैरेटो। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत पैरेटो। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक शेरिफ। चेतनात्मक भावनात्मक आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख सोरोकिन। ये सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पहले भी गुजर चुका है, ये सोरोकिन का है, वो लिखने में गलती हुई है। और आ गया ये चेतनात्मक भावना, सोरोकिन ने चेतनात्मक भावनात्मक आदर्शात्मक संस्कृति के, यानी इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक नॉर्मिस्टिक जो है, ये जो कथन है सोरोकिन का है। चलिए, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी सोरोकिन ने किया। कॉम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए? बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन, कॉम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। कॉम्ट ने सामाजिक विकास के किस स्तर का उल्लेख नहीं किया? कॉम्ट ने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक का उल्लेख किया, आर्थिक का नहीं किया। सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? कॉम्ट ने किया। डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता स्पेंसर। किसने कहा था जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास होता है? स्पेंसर। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए किसमें परिवर्तन उत्तरदायी मानते थे? मार्क्स उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते थे। वो कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होगा। अधोसंरचना एवं अधिसंरचना की अवधारणा का संबंध किससे, यानी सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, कार्ल मार्क्स ने दिया है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से किसका संबंध है? प्रौद्योगिकी का वेबर और वेबलिन से। प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का वेबलिन से। आ जाइए। मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है, वो उसका दास है। आदतों में परिवर्तन होने पर सामाजिक संस्थाओं एवं ढांचों में परिवर्तन होता है, ये वेबलिन का कथन है। जब परिवर्तन निरंतरता ही नहीं वरना परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से है। मैकइवर का कथन है। ऑकबर्न ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा? उद्विकास। निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्विकास की नहीं है? देखिए, सरलता से जटिलता, धीमी गति में परिवर्तन, चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर परिवर्तन, ये गलत है। समाज द्वारा कुछ भी निर्धारित नहीं होता। जैसे बच्चा, आप अंदाजा कीजिए कि एक बच्चा जवान हो रहा है, 5 साल का बच्चा है, फिर 10 का हो जाता है, फिर 15 का हो जाता है। इसमें समाज क्या करेगा? समाज ने तो कुछ नहीं किया, उसको बढ़ना ही है। तो समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर नहीं परिवर्तन होता है, बल्कि यह गलत है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक स्पेंसर। किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक विकास को जंगली अवस्था, बार्बर तथा सभ्यता की अवस्था, खूब आता है ये क्वेश्चन, मॉर्गन का कथन है, से गुजरा माना है। मॉर्गन ने परिवार के विकास के कितने चरण बताए हैं? 5 बताए हैं। धर्म का विकास बहुदेवतावाद से एक देवतावाद की ओर किसने बताया है? टाइलर ने कहा है। प्रगति वो है जो मानवीय सुख में वृद्धि करता है, लेस्टर वाइल्ड। प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, अच्छाई के लिए परिवर्तन, इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। और बर्निमकॉफ, प्रगति में वैल्यू होता है, पहले भी बताया जा चुका है। प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन ये इच्छित तथा मान्यता
प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है। लैपले, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रगति की विशेषता कौन सी है? वांछित होती है, इच्छा से होता है, मूल्यों पर आधारित, स्वचालित नहीं, अपने से होता नहीं है बल्कि कराया जाता है, प्रयास से होता है। सभी। बुगार्डस ने प्रगति के कितने मापदंड बताए हैं? 14 मापदंड बताए हैं। निम्नलिखित में से प्रगति का मापदंड क्या है? कला का विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन स्तर में, ये सब प्रगति है, उपरोक्त सभी। आगे निम्नलिखित में ये सब प्रगति इसलिए था क्योंकि वो सब प्रयास से किया गया है। और निम्नलिखित में से प्रगति की सहायक दशा कौन सी है? सहायक दशा शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा असल है, सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है प्रगति के लिए। विकास का मापदंड कौन सा है? जनसंख्या में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सभी हैं विकास के मापदंड। नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ये ग्रिफिन और इनॉस का कथन है। आगे आइए। नियोजित साधारणतः मानवीय शक्ति को विवेक सम्मत और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक प्रयास है। लार्विन। नियोजित वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने और उपयोग में लाने की पद्धति है। योजना आयोग का। निम्नलिखित में से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है? समाज कल्याण या सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक पुनर्निर्माण, उपर्युक्त सभी। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं बंधुत्व, उपर्युक्त सभी। आंसर सही होगा। भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है? सामाजिक नियोजन की आवश्यकता ग्रामीण पुनर्निर्माण, जनसंख्या नियंत्रण हेतु, समाज कल्याण हेतु, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। और आगे आइए। विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती है उसे कहते हैं नियोग। गार्गी और मैत्री किस युग की भारतीय ऋषि महिला है? वैदिक युग। अनुशासन पर्व किस भारतीय धर्म ग्रंथ में? महाभारत। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के और युवावस्था में पति के, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये बात मनु ने कहा। स्त्रियों की निम्न दशा के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? कन्यादान का आदर्श, स्त्री की पुरुष वैवाहिक कुरीतियां, उपर्युक्त सभी। 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर 36%। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है ये पता करें। और ये सारे जो जनगणना के आंकड़े हैं 1991 के अनुसार देश में निरक्षर स्त्रियों की संख्या 2011 के अनुसार आप पता करके याद करें। शरीयत अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1937। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1939। आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विशेष विवाह अधिनियम 1872 को बनवाने किस समाज सुधार का विशेष प्रयास था? केशव चंद्र सेन। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1929। वर्तमान में कानून विवाह के लिए लड़के और लड़की की आयु 21 और 18 जरूरी है। आगे आइए, बस लास्ट चल रहे हैं। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1955। ये सब रट जाइएगा, खूब आता है प्रश्न। अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षिता अधिनियम 1956। कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो ये बहुत बेहतरीन रहा। 2 सेट में हम लोगों ने तैयार कर लिया है सामाजिक परिवर्तन को। और आपको मैं ये बताऊं कि सामाजिक परिवर्तन अकेला एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक व्यापक टॉपिक है और ये पूरे समाज शास्त्र के बहुत सारे टॉपिक को अपने अंदर समाहित करता है। प्रगति, विकास, सामाजिक गतिशीलता, बहुत व्यापक। तो इसमें जो है आम तौर पे
नेट में और BAM में इवन कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे सोशल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे, सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हमने कवर किया। सामाजिक आंदोलन भी हमारा टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही। तो इसको आप जो है ना अधिक से अधिक करें, और जो विशेष करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जो वीडियो है उसको आप ज़रूर सुने। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज अगर ये आप करते हैं तो आपके नेट को कोई नहीं रोक रहा है, मुझे उम्मीद है आपका होगा। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस का तो टारगेट हमने आपको दिया है 100, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपका अच्छे से आप मजबूत हो पाएंगे सोशियोलॉजी में। तो ऑल द बेस्ट, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, एक दूसरे ग्रुप में क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुट कीजिए और उनको बोलिए कि इस क्वेश्चन का उत्तर दो, और इसमें आप डिस्कशन कीजिए तो आपका बेहतर हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।